हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले यानी बार बार पूछे जाने वाले सवाल, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन 20 क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चन याद करवा दूंगा, वो भी आज के आज ही। बस इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए एम्स यानी जो नोट सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर के अंदर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही जो हम एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है। चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो चाहे नहीं आता हो, बट आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी पॉल एनरिच एंड ऑप्शन डी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लग रहा है। इस सिंपल क्वेश्चंस को भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन याद करवा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है फर्स्ट टाइम ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी। अब इसके रिलेटेड ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर फर्स्ट टाइम इंटू 1901 क्लासीफाई ब्लड इंटू 4 टाइप्स O, A, B and AB based on the presence ऑफ एंटीजन ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर जो एंटीजन प्रेजेंस है उसके आधार पे उन्होंने ब्लड ग्रुप के कितने टाइम बताए हैं, O, A, B एंड AB 4 टाइप में क्लासीफाई किया था। कब किया था? 1901 के अंदर। फ्रेंड्स, बहुत सारी कई कई जगहों पे 1900 भी लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1901 है। यानी 1901 आपको करके आना है। और यदि ऑप्शन के अंदर 1901 नहीं हो उस कंडीशन में आपको 1900 करना है। यदि ऑप्शन के अंदर 1901 है तो उस कंडीशन के अंदर राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने फर्स्ट टाइम क्या किया था? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, उनकी खोज की थी। दूसरी जो क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है वो यहाँ से पुटअप होता है कि जो आरएस जो ब्लड ग्रुप है, यानी जो अपन बोलते हैं आरएस एंटीजन की जो हम बात करते हैं, आरएस नेगेटिव आरएस पॉजिटिव, तो उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? लैंडस्टीनर और वेनर ने मिलकर के की थी। और इसको कब किया था? 1940 के अंदर। आपके ऑप्शन के अंदर यदि 1940 है तो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा? 1940। यदि 1940 आंसर में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या जाएगा? 1941। तो इसके अंदर जो आपको यदि 1940 और 1941 दोनों ऑप्शन में हो उस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1940। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। एक तो जो है ब्लड ग्रुप यानी जो एबीओ टाइप जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर की थी। कब की थी? 1901 के अंदर। और जो आरएच ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एंड वेनर ने दोनों ने मिलकर की थी। कब की थी? 1940 के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम जो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है इंडिया के अंदर, कौन से दो है? इंड्रा ब्लड ग्रुप और बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ऐसे ब्लड ग्रुप है जो इंडिया के अंदर रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के ना है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्रेंड्स वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको क्या क्या कहते हैं? एचएच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? एचएच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। दूसरे टाइप का जो इंड्रा ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स, इंड्रा ब्लड ग्रुप जो है इसको जो नाम दिया था किसने दिया था? डब्ल्यूएचओ के द्वारा नाम दिया गया था। और इसको जो कब फाउंड किया था? 3 सितंबर 2016 को। हुआ क्या था फ्रेंड्स, जो सूरत का जो लोक समर्पण रक्तदान जो केंद्र है वहाँ पे जो है एक जो पेशेंट था उसका जो ब्लड ग्रुप जो चेक किया गया तो उसका जो
ब्लड ग्रुप था वो कुछ अलग ही था, ना तो वो ए से मैच कर रहा था, ना बी से मैच कर रहा था, ना ए बी और ना ही ओ, किसी भी ब्लड ग्रुप का मैचिंग में नहीं था। उस कंडीशन में उस जो है ब्लड को कहाँ भेजा गया, WHO के यहाँ जो लेबोरेटरी है वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे चेक किया गया तो वो अलग ही ब्लड ग्रुप था, इसलिए वहाँ पे जो WHO ने उसको नया नाम दिया और जो नाम दिया गया वो क्या क्या, इनरा ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कब फाउंड हुआ, तो 3 सितंबर 2016 को। इनरा की जो फुल फॉर्म की बात करें तो IN डिनोट किसको करता है, इंडिया को, और जो RA किसके लिए, पेशेंट के नाम पे रखा गया। इस प्रकार इसका नाम क्या रखा गया, इनरा नाम रखा गया। अब यदि इसका क्रेडिट की हम बात करें, इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो जो लोक समर्पण रक्तदान केंद्र के जो है सूरत के अंदर, उनके जो डॉक्टर है डॉक्टर सन्मुख जोशी को इसका क्रेडिट जाता है। सूरत कहाँ है फ्रेंड्स, गुजरात के अंदर। गुजरात कहाँ है, इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू स्टेटिक्स ओनली 7 पीपल इन होल वर्ल्ड हैव दिस ब्लड टाइप। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, HH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। और एक कब कहाँ पे, सबसे पहले मुंबई के अंदर, और मुंबई कहाँ है, इंडिया में, सबको पता है, बाई डॉक्टर YM भिंडे 1952। ये डॉक्टर का नाम भी आपको याद रखना है, कई बार इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, डॉक्टर YM भिंडे इन 1952। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास वाइपर बाइट, ऑप्शन बी है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया ए, एंड ऑप्शन डी वॉन विलियब्रेंड्स डिजीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी ऑप्शन सी, यानी हीमोफीलिया ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लीडिंग टाइम क्या है पूछा गया है, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन ऑल द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेप्ट। फ्रेंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के अंदर एक्सेप्ट तो नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब हुआ कि आपके जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी के अंदर क्या है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग रहता है। तो वो ऑप्शन कौन सा है आपको देखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हीमोफीलिया ए। अब इसका थोड़ा रेशनल हम देख लेते हैं। इन हीमोफीलिया ए ब्लीडिंग टाइम यानी BT रिमेन अनचेंज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन एंड काउंट। क्यों फ्रेंड्स, हीमोफीलिया जो ए है उसमें ब्लीड टाइम रिमेन अनचेंज क्यों रहता है, क्यों, उसका कारण ये है कि उसके अंदर क्या है, नॉर्मल प्लेटलेट का फंक्शन और काउंट, जो प्लेटलेट्स का जो काउंट्स है वो भी नॉर्मल होता है और उसका जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल होता है, इसलिए जो ब्लीडिंग टाइम इसके अंदर प्रोलॉन्ग नहीं होता है। और अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन से जो कारण है जिसके अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग रहता है। यहाँ पे क्या है, ब्लीड टाइम इज प्रोलॉन्ग इन ऑल द फॉलोइंग, यानी सभी के अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग रहता है, लेकिन एक ऐसा है ऑप्शन में जिसके अंदर प्रोलॉन्ग नहीं रहता है, तो वो कौन सा है, हीमोफीलिया ए। यानी बाकी जो है वाइपर बाइट के अंदर भी आपको ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग मिलेगा, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर भी आपको ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग मिलेगा, और वॉन विलियब्रेंड्स डिजीज के अंदर भी आपको जो है ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग मिलेगा। तो आप इस चीज़ को नोट करके रखिए फ्रेंड्स कि ब्लीडिंग टाइम किस किस के अंदर प्रोलॉन्ग होता है। वाइपर बाइट के अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग रहता है, और वॉन विलियब्रेंड्स डिजीज के अंदर भी क्या रहता है, ब्लीडिंग जो टाइम है वो प्रोलॉन्ग रहता है। लेकिन जो अपना हीमोफीलिया ए है उसके अंदर ब्लीड टाइम अनचेंज क्यों रहता है, उसमें अनचेंज रहने का कारण ये है कि जो प्लेटलेट के जो काउंट्स है वो भी नॉर्मल है और जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है वो भी नॉर्मल रहता है। किसके अंदर, हीमोफीलिया ए के अंदर। अब बात करते हैं हीमोफीलिया ए के बारे में कुछ और। हीमोफीलिया ए क्लोटिंग टाइम एंड एपिटाइट ओनली इंक्रीज ड्यू टू क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्लोटिंग टाइम है और जो एपिटिटी टाइम है सिर्फ वो ही इंक्रीज रहता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है कि हीमोफीलिया के अंदर कौन से टाइम इंक्रीज रहते हैं, तो कौन से रहते हैं, क्लोटिंग टाइम और एपिटिटी टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एपिटिटी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये दो ऐसे हैं जो इंक्रीज रहते हैं किसके अंदर, हीमोफीलिया ए के अंदर। क्लोटिंग टाइम भी इंक्रीज रहता है और एपिटिटी टाइम भी इंक्रीज रहता है, लेकिन हीमोफीलिया ए के अंदर ब्लीडिंग टाइम में कोई चेंज नहीं होता है, रिमेन अनचेंज। इस चीज़ को नोट करिए फ्रेंड्स, याद करिए। यानी हीमोफीलिया ए के अंदर क्लोटिंग टाइम और एपिटिटी टाइम तो इंक्रीज रहता है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज इनटू प्लेटलेट डेफिशिएंसी एंड डिस्फंक्शन एंड CT इंक्रीज इनटू द क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। जो ब्लीडिंग टाइम जो है इंक्रीज कब होता है फ्रेंड्स, जब प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो और उसमें डिस्फंक्शन
हो गया हो, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लेटलेट क्या काम करती है, ब्लड के क्लॉट के अंदर हेल्प करती है। तो जो बीटी टाइम कब इंक्रीज होगा, जब प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और सीटीएन जो क्लोटिंग टाइम है वो कब इंक्रीज होगा, जब क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, यानी इनमें से कौन सा आयन है जो कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कौन सा जो आयन है ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कैल्शियम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जो कैल्शियम के बारे में। Calcium is the important ion for the blood clotting because it involved into various reaction of intrinsic, extrinsic and common pathway of process of coagulation। फ्रेंड्स जो कोगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी उसका जो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे है, उसके अंदर क्या आता है, उसकी वेरियस रिएक्शन के अंदर क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। कैल्शियम ऑल्सो कंसिडर एज ए क्लोटिंग फैक्टर 4, यानी जो कैल्शियम है उसको ऑल्सो कंसिडर किया जाता है क्या, क्लोटिंग फैक्टर 4। याद रखिए फ्रेंड्स इसको, क्लोटिंग फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप बी एंड ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ओ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है कि वो पर्सन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सबसे ब्लड ले सकता है, कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इज द ऑप्शन बी, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सभी से ब्लड ले सकता है। और यदि फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस के अंदर यदि ऑप्शन में ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप हो, उस कंडीशन के अंदर आपका क्या राइट आंसर जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर यूनिवर्सल रिसिपिएंट के अंदर किसको बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी ए बी पॉजिटिव वाला जो है क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और जो दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके जो मेन कारण है फ्रेंड्स, इसको जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए एक भी कहते हैं क्योंकि एक तो ये क्या सबसे ब्लड ले सकता है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है कि इसकी जो प्लाज्मा है उसके अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपुल विथ ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज इनटू प्लाज्मा आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि इसकी प्लाज्मा के अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये तो था यूनिवर्सल रिसिपिएंट की, और कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, यदि आपका जो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। यदि आपके ऑप्शन के अंदर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन में हो, उस कंडीशन में यूनिवर्सल डोनर का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ओ नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है किसके नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है तो फिर ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन यदि ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखे हैं, उस कंडीशन के अंदर यूनिवर्सल डोनर के अंदर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेकंड, यानी क्लोटिंग फैक्टर सेकंड का सिनोनिम्स क्या है। तो क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी फिब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी क्रिसमस फैक्टर। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड का सिनोनिम्स कौन सा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी फिब्रिनोजन, ऑप्शन डी क्रिसमस फैक्टर। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन है
उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्लोटिंग फैक्टर सेकंड के नाम से जाना जाता है। यानी किसका, क्लोटिंग फैक्टर सेकंड का क्या नाम है फ्रेंड्स, प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, जिससे आपको क्लोटिंग फैक्टर की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर 1 का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो क्लोटिंग फैक्टर 1 है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फिब्रिनोजन कहते हैं। फैक्टर सेकंड को क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर थर्ड को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर ट्यूसिव फैक्टर। और जो क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ है वो कैल्शियम है। फैक्टर 5 जो है प्रोएसिलेरिन और लेबाइल फैक्टर और एसी ग्लोबुलिन। और जो फैक्टर 6 है जो एसिलेरिन है वो अभी क्या है, इस फैक्टर को क्या कर दिया गया है, अभी हटा दिया गया है। और जो फैक्टर 7 है उसको स्टेबल फैक्टर या प्रोकन्वर्टिन के नाम से भी जानते हैं। जो फैक्टर 8 है फ्रेंड्स, इसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 1 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है फ्रेंड्स, फैक्टर 8 को क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। और जो फैक्टर 9 है उसको क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं। और फैक्टर जो 9 है यानी उसको क्या कहते हैं, और क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो एक चाइल्ड है जिसके अंदर क्या है, हीमोफीलिया है, और उसके अंदर जो है उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे उस केस के अंदर। तो उस कैंसर के अंदर आपको क्या करना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाना है। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता उस पेशेंट के अंदर हीमोफीलिया ए है कि हीमोफीलिया बी है, क्या है आपको नहीं पता। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो उसके ब्लीडिंग रोकने में हेल्पफुल होंगे। इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाते हैं। चलिए अब इसको ट्रिक से याद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर जो 10 वाला है फ्रेंड्स वो क्या है, स्टुअर्ट या फिर स्टुअर्ट फैक्टर। ऑप्शन जो फैक्टर जो 11 है अपना, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर जो है 12 उसको क्या कहते हैं, हेगमन फैक्टर। और फैक्टर 13 को क्या कहते हैं, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब इसकी सीक्वेंस को आप कैसे याद करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रिक जो है आपको क्लोटिंग फैक्टर को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुँचा नहीं। क्या याद रखना आपको, फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुंचा नहीं। और क्या करने लग गया पप्पू, प्रेयरिंग एट क्रिसमस, यानी क्रिसमस के यहाँ पे क्या करने लग गया, प्रेयरिंग करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया। स्टुअर्ट प्लान हिंदू फीमेल। स्टुअर्ट फ्रेंड्स जैसे आप जो अंग्रेज जो लोग होते हैं उनका जैसे नाम होता है स्टुअर्ट, इस प्रकार के नाम से होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, स्टुअर्ट ने प्लान किया है क्या करना, हिंदू फीमेल, यानी हिंदू फीमेल से शादी करने का उसने प्लान किया है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है फ्रेंड्स जो आपको मैंने बनाई है। फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुँचा नहीं, प्रेयरिंग एट क्रिसमस, स्टुअर्ट प्लान हिंदू फीमेल। इसका जो मैंने जो कैपिटल जो वर्ड लिखा है, जैसे कि फिर के अंदर जो एफ है उसका मीनिंग, इसके अंदर पी, इसका टी, इसका सी, इसका पी, इसका एन, पी ए सी एस पी एच एफ। इस प्रकार से आप जो इनका सबका क्लोटिंग फैक्टर का नाम याद कर सकते हैं। इसे फिर से जो है आपका क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर नंबर ए फिर यानी फिब्रिनोजन, और दूसरा पप्पू, पप्पू यानी प्रोथ्रोम्बिन, और जो तीसरा जो है अपना क्या है, तो पप्पू तो यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो अपना क्या है नेक्स्ट, चित्तौड़। यानी फ्रेंड्स आपको जो है राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, है ना, उसी को अपन से चित्तौड़ कहते हैं। तो उसी के नाम से मैंने ये आपके लिए ट्रिक बनाई है। फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रेयरिंग एट क्रिसमस। आपको याद करने की टेक्निक यही है, फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुंचा नहीं। दूसरी लाइन में क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रेयरिंग एट क्रिसमस, क्रिसमस के यहाँ पे प्रेयरिंग करने लग गया। और उसके बाद में क्या हुआ, जो स्टूडेंट जो अंग्रेज है वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है हिंदू फीमेल, यानी हिंदू फीमेल से शादी करने का प्लान कर रहा है। इसको टेक्निक ये है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको याद करवा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि फिर यानी फिब्रिनोजन, पप्पू यानी प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी तो, चित्तौड़ यानी कैल्शियम, और फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुंचा नहीं। पहुंचा यानी प्रोएसिलेरिन, नहीं यानी जो फैक्टर नंबर जो अपना 6 है वो नहीं है। और जो है क्या करने लग गया, प्रेयरिंग एट क्रिसमस यानी प्रो कन्वर्टिन। प्रेयरिंग का जो पी है यानी प्रो कन्वर्टिन। प्रेयरिंग एट यानी ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। कहाँ पे प्रेयर करने लग गया, एट क्रिसमस यानी क्रिसमस फैक्टर 9, सॉरी हाँ क्रिसमस फैक्टर 9। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, जो स्टुअर्ट था वो क्या कर रहा है, स्टुअर्ट प्लान कर रहा है क्या करने का, हिंदू फीमेल से शादी करने का। तो स्टुअर्ट प्लान
हिंदू फीमेल। इसको याद करने का ये टेक्निक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। यदि आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और आप जो है क्लोटिंग फैक्टर की सीक्वेंस फिर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपको याद हो गया होगा, फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। फिर पप्पू तो चित्तौड़ पहुंचा नहीं, प्रेइंग एट क्रिसमस। और स्टुअर्ट क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है हिंदू फीमेल से शादी करने का। ये आपको टेक्निक है, आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनीमिया इन ए पेशेंट एक्सेप्ट। फिर आपने देखा फ्रेंड्स एक्सेप्ट आ गया है, यहाँ पे एक्सेप्ट का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है हमारा येलोनेस ऑफ द स्किन, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ऑप्शन डी लेथार्जी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं इसका भी हमें आपको बताने वाला हूँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया के सभी साइन हैं एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ करके। क्या होगा, पहले आप आंसर दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए येलोनेस ऑफ द स्किन। अब क्या इसका येलोनेस ऑफ द स्किन क्यों हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स येलोनेस ऑफ द स्किन किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो एनीमिया है उसके अंदर जो स्किन कैसी हो जाती है, पेलर हो जाती है। कैसी हो जाती है, पेलर हो जाती है। उसके अंदर येलोनेस ऑफ स्किन नहीं, पेलर स्किन हो जाती है। लेक ऑफ कलर एंड नॉट येलो, येलो नहीं होती है, कैसी होती है, पेलर होती है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, येलोनेस ऑफ द स्किन, इसलिए जिसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। बाकी जो साइन है, टेकिकार्डिया भी आपको देखने को मिलेगा एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर, डिस्निया भी देखने को मिलेगा, लेथार्जी भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि कौन सा एनीमिया का साइन नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए येलोनेस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट। All of the following nursing intervention are correct when using the Z-track method of injection except। ऑप्शन ए है हमारा preparing the injection site with alcohol, ऑप्शन बी है use a needle that's at least 1 inch long, ऑप्शन सी है एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी है रब द साइट वाइगरसली आफ्टर द इंजेक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट आया है, मतलब कौन सा आपको जो है नहीं करना है, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करना है, एक्सेप्ट यानी नहीं करना है जेट ट्रैक मेथड के अंदर। जब क्या करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप इंजेक्शन जो जेट ट्रैक के द्वारा इंजेक्शन लगाते हैं उसको प्रिपेयर भी करना होता है आपको विथ एल्कोहल के साथ। जो साइट है इंजेक्शन साइट को प्रिपेयर करना है एल्कोहल स्वाब से। यूज ए नीडल दैट्स एटलीस्ट 1 इंच, ये भी सही है। एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन से पहले आपको एस्पिरेट करना है। और जो ऑप्शन डी है रब द साइट वाइग्रसली आफ्टर द इंजेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि जो साइट है उसको वाइग्रसली, जो जेट ट्रैक वाले जो भी इंजेक्शन होते हैं उनको आपको रब नहीं करना होता है, वाइग्रसली रब नहीं करना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो क्या है ऑप्शन डी है, क्योंकि क्या करता है अपन जो जेट ट्रैक जो इंजेक्शन लगाते हैं सब क्या कौन से इंजेक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन यूजुअली यूज्ड इफ इंजेक्शन सब्सटेंस लाइक इंजेक्शन ऑफ आयरन प्रिपरेशन आर इरिटेटिव टू टिश्यू एंड टिश्यू को इरिटेट करते हैं। इसलिए आप जेट ट्रैक इंजेक्शन, जो जेट ट्रैक मेथड से जो भी इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको वाइग्रसली जो है क्या नहीं करना चाहिए, वाइग्रसली क्या नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए। In such situation, never rub the site after injection. J-track technique of intramuscular injection is used to reduce backward leakage of drug। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि J-track इंजेक्शन जो J-track जो टेक्निक यूज की जाती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए वो क्यों की जाती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, रिड्यूस बैकवर्ड लीकेज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का बैकवर्ड लीकेज तो नहीं हो जाए उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, J-track टेक्निक यूज करते हैं। उसको रब क्यों नहीं करते हैं, रब इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्या होगा, इरिटेशन पैदा करेगी। ये जो आयरन प्रिपरेशन है वो क्या करेगा, इरिटेटिव टू टिश्यू, यानी टिश्यू को क्या करेगा, इरिटेशन करेगा। इसलिए उसको वाइग्रसली आप रब नहीं करते हैं। जेट ट्रैक मेथड से जो भी इंजेक्शन देते हैं उनको आप रब नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द यूजुअल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ए नर्स विल चूज इन एन एडल्ट फॉर जेट ट्रैक टेक्निक। यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कौन सी साइट जो यूजुअली चूज करेगी नर्स जो कि जेट ट्रैक टेक्निक के लिए एडल्ट के अंदर। तो
तो ऑप्शन ए है हमारा डेल्टोइड, ऑप्शन बी रेक्टस फेमोरिस, ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल एंड ऑप्शन डी वास्टस लेटरलिस। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और वो हमेशा गलत करके आते हैं। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको जो है आपके इस प्रकार से यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो। इसके साथ ही फ्रेंड्स बता दूं, यदि अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज द ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल। क्या है फ्रेंड्स? वेंट्रोग्लूटियल। तो यूजुअल साइट जो यूज़ की जाती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की, जो कि जेट ट्रैक टेक्निक के लिए, तो कौन सी यूज की जाती है? वेंट्रोग्लूटियल जो साइट है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज़ की जाती है जेट ट्रैक टेक्निक के लिए एडल्ट के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। यहाँ भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। यहाँ पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस में अंदर क्या पूछा गया है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। तो सबसे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है हमारा फैक्टर 2, ऑप्शन बी है फैक्टर 5, ऑप्शन सी है फैक्टर 7 और फैक्टर 9, ऑप्शन ई है हमारा फैक्टर 10। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं एक को छोड़कर। तो क्या पूछा? एक्सेप्ट, यानी कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है विटामिन के डिपेंडेंट का बताइए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी फैक्टर 5, यानी जो फैक्टर 5 है वो विटामिन के डिपेंडेंट नहीं है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता है कि विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर है वो कौन कौन से है। तो कौन कौन से है? फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10। ये 4 जो क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या है? विटामिन के डिपेंडेंट है। इसके अलावा आपके पास जो भी ऑप्शन में आए वो उस ऑप्शन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी जो क्लोटिंग फैक्टर 2 है वो भी विटामिन के डिपेंडेंट है, जो क्लोटिंग फैक्टर 7, 9 और 10 ये चारों क्या है? विटामिन के डिपेंडेंट है। विटामिन के डिपेंडेंट क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि हमेशा आपको कंफ्यूज रहता है कि इस 2 की जगह, कंफ्यूज कहाँ होता है? इस 2 की जगह होता है। याद कुछ लोग इसको 5, कुछ को 5 याद रह जाता है और वहाँ पे गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट गलत करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होता है। तो इसको याद करने की मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, कैसे याद करेंगे। तो विटामिन के डिपेंडेंट को याद करने के लिए जो टेक्निक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो अपनी क्रिकेट की जो टीम्स होती है, जैसे इंडिया हो गई, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे इंग्लैंड, इस प्रकार की जो टीम है, इसी प्रकार से एक केन्या करके जो टीम है क्रिकेट की, कौन सी टीम है? केन्या। कौन सी टीम? केन्या करके क्रिकेट की टीम है। तो वो क्या, जो टीम है वो कमज़ोर टीम है, और जो कमज़ोर टीम होती है तो उसका जो स्कोर है वो कम बनेगा। तो इसको याद करने का क्या है कि केन्या का जो स्कोर है 279 पे क्या हो गए? 10, यानी ऑल आउट हो गए। 279 पे क्या हो गए? केन्या के विकेट 10 हो गए। 279 पे केन्या के जो विकेट है या केन्या का जो स्कोर है वो कितना हो गया? 279 पे 10 विकेट हो गए हैं। किसके? केन्या के। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। केन्या 4 यानी के 4 विटामिन के, 2, 7, 9, 10 क्या हो गए? विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। याद कर लो फ्रेंड्स, याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो। विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर आर द फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। ये इक्वेशंस बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। तो प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट जो है फ्रेंड्स, जो थैलेसीमिया का जो बच्चा है उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट है, यानी क्योर करने वाला है। तो ऑप्शन ए है हमारा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन बी है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ऑप्शन सी है रेडिएशन थेरेपी एंड ऑप्शन डी है स्टेरॉइड थेरेपी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन ए बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जो कंप्रोमिसिंग ट्रीटमेंट की हम बात करें जो थैलेसीमिया वाले पेशेंट के अंदर, तो क्या होगा? ऑप्शन ए यानी बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट है। किसका?
थैलेसीमिया से जो सफ़र कर रहा है चाइल्ड उसके लिए। इसका जो हम रेशनल की बात कर लेते हैं, कुछ बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो थैलेसीमिया जो है उस थैलेसीमिया को क्या कहते हैं, कुलिस एनीमिया भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, कुलिस एनीमिया किसे कहते हैं। तो कुलिस एनीमिया किसको कहते हैं, थैलेसीमिया को ही क्या कहते हैं, कुलिस एनीमिया कहते हैं। इसको ही मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि मेडिटेरियन एरिया के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको कुलिस एनीमिया भी कहते हैं, मेडिटेरियन एनीमिया भी कहते हैं। इज ए ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी एनीमिया इज अकरिंग ड्यू टू द डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा और बीटा मेन फॉर्म हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन और डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द बीटा चेन, यानी बीटा चेन का डिक्रीज सिंथेसिस होने की वजह से या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो अल्फा और बीटा चेन में, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, थैलेसीमिया। द ओनली क्योर ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर इज ए बोन मेरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम मैचिंग सिबलिंग, यानी जो बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसको है उसका जो ओनली और ओनली जो क्योर है वो क्या है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ये स्पेसिफिक है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या है, ओनली क्योर फॉर बीटा थैलेसीमिया मेजर, यानी बीटा थैलेसीमिया मेजर के लिए जो क्योर के लिए जो उसमें क्या बताया था, प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट पूछा है। क्या पता, प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग का मतलब क्या हो गया कि जो क्योर करने के लिए कौन सा, मतलब थैलेसीमिया क्योर करने के लिए कौन सा है, तो कौन सा फ्रेंड्स, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, और वो भी कहाँ से, मैच सिबलिंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को लंबा ना करके आपका कम समय के अंदर आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करवा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं जल्दी आपके सामने लाने वाला हूँ। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको जो है एग्जाम के अंदर हेल्प होगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9024307738। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना हो तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको यदि कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन से पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और यदि आपको नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर नर्सिंग वैकेंसी की PDF अवेलेबल चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है ताकि वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।